सेंट्रल लाइन है। अब हम आपको बोल रहे हैं पहुंच रहा है ये पॉइंट पे, यहां से एक रे है वो यहां पहुंच रहा है ये पॉइंट पे, ठीक है। अब ये पॉइंट हो सकता है या तो ये ब्राइट हो सकता है या तो ये डार्क हो सकता है, दोनों में से कोई एक पॉइंट होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, फ्रिंज का मतलब क्या होता है? वो जो लंबा लंबा लाइन हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे थे ना, ग्रीन कलर का लेजर से किए थे, तो लंबा एक ब्राइट आया था, फिर डार्क हो गया था, फिर ब्राइट हो गया था, डार्क हो गया था, ब्राइट हो गया था, डार्क हो गया था। तो ये जो हमारा ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क हो रहा है, तो वो जो लंबा लंबा लाइन था उस लंबा लंबा लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंज कहते हैं। शब्द याद रहेगा, फ्रिंज, FRINGE, फ्रिंज। तो ये जो फ्रिंज है ये या तो डार्क हो सकता है, ये या तो ब्राइट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत है? अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P बता रहे हैं हम, ये वो पॉइंट है जहां पर या तो डार्क होगा या तो ब्राइट होगा। और हम आपको ये पहले बता चुके हैं कि सर अगर एक वेव जो है उसका क्रेस्ट और दूसरा वेव का अगर क्रेस्ट अगर मर्ज हो जाए तो ये बनाएगा हमारा ब्राइट, हाँ या ना? यही होगा। अगर हम आपको बोलते हैं कि सर अगर एक वेव है इसका ब्राइट है और जो दूसरा वेव है उसका ट्रफ, यानी इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ क्या बना रहा होगा? डार्क बना रहा होगा। एग्री हो जाओ, क्या ये बात समझ में आया? तो हम बोलेंगे कि सर ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट आपस में मीट होगा तो ये क्या बनाएगा हमारा? सर ब्राइट। और अगर ये हमारा क्रेस्ट और ये अगर ट्रफ मैच हो रहा होगा तो ये बनाएगा हमारा डार्क। कह दो ये वाला कॉन्सेप्ट तो साफ हुआ। अब इमेजिन करो, इसी डायग्राम से हम प्रूव करेंगे, तो पहले इसका रियल रिजेंबलेंस समझ लो। हम बोलते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट। मान लो ये अगर ब्राइट के लिए होता है तब उस समय में हम बोलेंगे कि यहां पर एक वेव चलना स्टार्ट हुआ, कुछ ऐसा आएगा। इमेजिन करो कि यहां से क्रेस्ट आ रहा है, आया बात समझ में? यानी ये वो P पॉइंट पे क्या टच हो रहा है? क्रेस्ट। तो हम बोलेंगे कि यहां से जो दूसरा वेव चल के वहां पहुंचेगा उसका भी वहां पे क्या आना चाहिए? क्रेस्ट ही आना चाहिए। आया बात समझ में? तभी वहां पे क्या कंडीशन फॉर्म हो रहा है? ब्राइट का। क्या मेरा बात दिमाग में जा रहा है सबका? क्या मेरा बात सबका दिमाग में गया? तो हम बोलेंगे अगर पहला वेव का यहां क्रेस्ट है तो दूसरा वेव का यहां क्या जाना चाहिए? क्रेस्ट जाना चाहिए। पहला वेव का अगर ट्रफ गया है तो दूसरा वेव का भी क्या जाना चाहिए? ट्रफ जाना चाहिए। ये डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है? तो हम बोलेंगे ये जो दूसरा वेव है इसको हम मिला देते हैं, ठीक है? यानी कि ये कुछ ऐसा जाता है। आया बात समझ में? यानी यहां पे मर्ज क्या हो रहा है? यहां पे दोनों वेव का, टू वेव्स का क्या मर्ज हुआ है? क्रेस्ट। यहां पे क्या फॉर्मेशन हुआ? ब्राइट फ्रिंज का। क्या बात समझ में आ गया? अब इसी थ्योरी के बेस पे हमको प्रूफ करना है कोई एक फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है कि ब्राइट फ्रिंज का मोटाई कितना होगा, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का दूरी कितना होगा, ब्राइट से डार्क का दूरी कितना होगा, डार्क का मोटाई कितना होगा, दो डार्क के बीच का दूरी कितना होगा। इतना सारा पैटर्न आया सामने, है ना? अब इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, कंडीशन देखेंगे और अपने आप दिमाग में मेमोराइज भी हो जाएगा। प्लीज एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। इसका प्रूफ किताब में नहीं है, मैं आपको जो भी प्रूफ देने वाला हूं ये प्रूफ किताब का नहीं है, पर जब ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा इन द नेम ऑफ डेरिवेशन क्वेश्चंस, तब घुमा के क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको इसी चीज को वहां पे दिखाना है। क्या मेरा बात क्लियर हो गया? तो हम लोग यहां पर इसको कर रहे हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, ये कंडीशन को नोट डाउन कर लो। फिर इसी डायग्राम को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां वेव नहीं दिखाएंगे, फिर इसको हम लोग ट्राइंगल्स के तौर पे तोड़ेंगे और ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ेंगे। प्लीज एक बार देखो रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम लोग लिख रहे हैं यहां पर इसी डायग्राम को अब हम लोग ट्राइंगल के हिसाब से ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हो गया, बन गया वाला? ध्यान से देखो बेटा, अब यही वाला डायग्राम को हम किस तरह से बना रहे हैं। यहां पर हमने रखा है एक स्लिट, ये स्लिट का ये पॉइंट और ये स्लिट का ये पॉइंट, इसको हम नाम दे रहे हैं S1, इसको नाम दे रहे हैं S2, ठीक है? अब प्रूविंग आ गया है। अब इन दोनों के जो बीच का दूरी होगा, इन दोनों के जो बीच का दूरी है दैट इज स्मॉल d। कह दो क्लियर है? और ये स्मॉल d जो होता है दैट इज, ये वैल्यू जो होता है टू बी वेरी प्रिसाइज 0.5 mm के बराबर होता है।
ये याद रखने वाला बात है, ठीक है। कई बार एमसीक्यू में पूछ देता है कि वाईडीएसी के कंडीशन को लाने के लिए जो दो स्लिट के बीच का दूरी होगा वो कितना होना चाहिए एमसीक्यू में, दैट इज 0.5 mm, हम लास्ट में लिखवाएंगे, ठीक है। और स्लिट से स्क्रीन का जो दूरी है, यानी यहां से यहां तक ये 1 मीटर के बराबर होना चाहिए। आया बात समझ में, 1 मीटर के आसपास होना चाहिए। तो हम लोग यहां लिख रहे हैं दैट इज कैपिटल डी, दैट इज स्मॉल डी, और इसको बीचों बीच अब हम तोड़ दे रहे हैं। हम बोलते इमेजिन करो कि ये वो रेफरेंस लाइन है, दैट इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया, d/2। यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया, d/2। क्या तो क्लियर है। अब यहां से एक वेव था, ये वेव यहां पहुंचा है, ये पॉइंट P है। यहां से एक वेव निकला, यहां पहुंचा, ये पॉइंट P था। क्लियर है। अब हम लोग वेव नहीं बना रहे, अब हम लोग रे बना रखे हैं, ठीक है। अब यहां से एक रेफरेंस लाइन आप ड्रॉ करो, ये पॉइंट। यहां से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो, ये पॉइंट। अब इस जगह को हम A बोल देते हैं, इस जगह को हम B बोल देते हैं, और ये यहां से यहां तक पहुंच रहा है, ये यहां से यहां तक पहुंच रहा है। तो हम बोलेंगे इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कुछ ये पॉइंट होगा C। कहने का मतलब है, मैंने पहले भी एग्जांपल दे रखा था, अगर रे यहां से यहां पहुंच रहा है और एक रे यहां से यहां पहुंच रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एक समय पे तो वहां पहुंचेगा नहीं, दोनों का वेलोसिटी सेम है पर आई थिंक डिस्टेंस ज्यादा। तो हम बोलेंगे इसको अगर हम रेफरेंस यहां पर लेते हैं तो ये यहां से यहां तक का जो दूरी है ये एक एक्स्ट्रा दूरी है, ये एक एक्स्ट्रा दूरी है। इस एक्स्ट्रा दूरी को हम किस नाम से बुला देते हैं, हम डेल एक्स नाम से बुलाते हैं। और इस डेल एक्स को हम क्या नाम से बोलते हैं सर, पाथ डिफरेंस। क्या मेरा बात समझ में आ गया। इस डेल एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, पाथ डिफरेंस। अच्छा एक बात बताना बड़ा सिंपल वे में, आप खुद जवाब देना। अगर ये रे यहां से यहां तक ना जाकर, ये रे यहां से यहां तक ना जाकर, ये यहां से यहां आता और ये यहां से आता, तब हम बोलते हैं दोनों रे एक समय पे एक ही जगह पर बराबर टाइम पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हम लोग ये प्रूफ करेंगे, यानी ये स्लिट का, ये स्क्रीन का, ये S1 है, ये S2 है, ये यहां से सफर स्टार्ट करता है, यहां पहुंचता, यहां से सफर स्टार्ट यहां पहुंचता। तो बताइए इन दोनों में डेल एक्स कितना होता, 0, हाँ या ना। डेल एक्स कितना आएगा, 0। यानी कि जब आएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का बारी, सुनना और ध्यान रखना दिमाग में, व्हेनेवर इट कम्स टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जब भी कंडीशन बताएंगे, डेल एक्स का वैल्यू कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या मेरा बात साफ हो गया। अब हम लोग इसका प्रूफ लगा रहे हैं। अब देखो क्लास, हम लोग निकालेंगे डेल एक्स ही। हम लोग यहां बोलते हैं प्रूविंग के वक्त, अच्छा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहां से यहां तक, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहां से यहां तक। हम आपको बोलते हैं यहां से यहां का दूरी को हम y मानते हैं। y का मतलब क्या है, y का मतलब है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वो पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट जहां पे आइदर डार्क हो सकता था आइदर ब्राइट हो सकता था। आया बात समझ में। तो हम बोलेंगे कि सर जब हम ये बड़ा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे होंगे तब उस समय में यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, y प्लस d/2। आया बात समझ में। क्योंकि ये लेंथ कितना है, यहां से यहां तक कितना लेंथ है हमारा, d/2, और यहां से यहां तक कितना लेंथ है हमारा, d/2। प्लीज ये वाला डायग्राम से यहां तक अगर x है S1, ये S1 अगर यहां होता तो हम बोल सकते थे सर डेल एक्स निकालने के लिए S2P में से S1P माइनस कर देंगे। तो ये पोजीशन किसके लिए होता है, ये अगर S1 है तो ये पोजीशन S1 को ही डिफाइन कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि अगर हमको डेल एक्स निकालना होगा तो S2P में से S1P क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा पहला इक्वेशन रहा। हम बोलेंगे सर डेल एक्स जो होगा ये हमारा S2P माइनस S1P, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्या तो क्लियर है मेरा बात, क्लियर है। अब मुद्दा यह है कि सबसे पहले हमको S2P निकालना है और S1P निकालना है। तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना, छापने का मौका देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दिखा हमको, S2P और B, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखा। तो हम बोलेंगे ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल S2PB। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल S2PB में हम बोल सकते हैं कि सर ये हमारा राइट एंगल हो गया। अब
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही बेसिक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसी बेसिक फॉर्मूला को तोड़ेंगे। हम बोलेंगे सर S2P का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू S2B का स्क्वायर प्लस BP का होल स्क्वायर। क्या तो क्लियर है? अब S2P का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P2B क्या है मेरे बच्चा? P2B क्या है? D। तो हम बोलेंगे सर इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल D का होल स्क्वायर प्लस BP का मतलब क्या लिखेंगे? सर BP को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं y प्लस डी बाई टू, y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहां लिख रहे होंगे सर y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग लिख रहे हैं यहां पर सर यहां का स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट बन जाएगा। हम लोग रूट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टू द पावर हाफ। टू द पावर हाफ लिखेंगे S2P इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा? हाफ। कोई दिक्कत? अब यहां पे हम कोशिश करेंगे डी स्क्वायर को बाहर निकालने का। कॉमन लो, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना। यहां से डी स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो यहां 1 बटा डी स्क्वायर हो जाएगा, और डी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो स्क्वायर का पावर क्या था? हाफ। तो बाहर निकलेगा सिर्फ डी। आया बात समझ में? प्लीज लिसन। यहां से इन दोनों से हम क्या कॉमन ले रहे हैं? डी स्क्वायर। पर हम जानते हैं अगर स्क्वायर कॉमन में लेंगे तो ये नेट का पावर कितना था? हाफ। तो स्क्वायर का क्या चला जाएगा? हाफ। तो हम बोलेंगे यहां पर कि अगर हम कॉमन लेते हैं यानी S2P इज इक्वल टू डी स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? हाफ। क्या बात समझ में आया? और ये कॉमन निकाल दिए तो बचा क्या मेरे पास? ये डी स्क्वायर जब बाहर निकाले तो यहां बचा 1 प्लस, यहां तो कुछ नहीं था तो 1 बटा डी स्क्वायर आया, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर का पावर कितना चला गया है? हाफ। क्या तो क्लियर है? क्लियर है वाला बात? अब क्या ये 2 और ये 2 ये दोनों एक दूसरा को कैंसिल आउट नहीं कर देगा? ये 2 है और ये हाफ है तो दोनों कैंसिल कर देगा, तो बचा क्या मेरे पास? d। तो हम लोग यहां पे एक फाइनल टर्म लिख रहे होंगे, हम लिख रहे होंगे S2P इज इक्वल टू d ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई डी स्क्वायर डॉट ब्रैकेट y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर का पावर कितना है? हाफ। हो गया? अब आप खुद सोचो, क्या यहां पे बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा देंगे? ये जो पावर हाफ है ये आगे आ जाएगा, ये पावर हाफ किधर आ जाएगा? आगे। ये सिंपल मैथ्स है। हम बोलेंगे यहां पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, डी ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई डी स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस डी बाई टू का स्क्वायर का पावर क्या है? होल पावर का हाफ है। तो ये हाफ कहां आ जाएगा? सेकंड टर्म के आगे। तो यहां पे लगाएंगे बाय अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। मेरा बच्चा बाइनोमियल थ्योरम जब लगा रहे हैं तो यहां पे टर्म क्या निकल के आ रहा है? हम लगाएंगे सर S2P दैट इज इक्वल टू डी ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर ब्रैकेट में लगाएंगे y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? बाइनोमियल थ्योरम लगा और यहां पे ये जो हाफ है ये क्या हो गया? 1/2d आ गया सामने। क्लियर है? अब इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 2। ये प्रॉपर निकल के आ गया हमारा S2P दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अगर हमको S1P लिखना होता तो फॉर्मूला बता मेरे बच्चा, S1P क्या होता? सिमिलरली S1P इज इक्वल टू, S1P का फॉर्मूला क्या होगा? S1P के लिए कौन सा ट्रायंगल लगाएंगे? ये छोटा वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? S1PA। तो हम लोग सिमिलरली S1P के लिए ट्रायंगल कौन सा लगाएंगे? इन ट्रायंगल S1PA। मेरा बच्चा S1PA में राइट एंगल ये हो गया। हमको ये लेंथ अगर लिखना होगा, यहां से यहां तक का लेंथ का वैल्यू बता दो मेरा बच्चा। यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा y माइनस, वेरी गुड, d बाय, एग्री और नॉट? y माइनस d बाय 2 हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यूज को पुट करो। S1P इज इक्वल टू d ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर ब्रैकेट क्या लगा देंगे? फटाफट बता दो। y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। कह दो ये फॉर्मूला सही है? सही है जी। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि S2P और S1P को उठा के किस में डालेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में, और उसके बाद सिंपलीफाई, सिंपल कर दो। समझ में आ गया? तो हम लोग यहां लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन 3, पुटिंग, मेरे से पहले करके दिखाओ,
पुटिंग वैल्यू, और बहुत एंड तक सिंप्लीफाई करना, ठीक है, बहुत एंड तक जाना। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। अब हम लोग यहां पे पुट कर रहे हैं, तो डेल एक्स का वैल्यू कितना था, डेल एक्स इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। मेरा बच्चा S2P का वैल्यू कितना था हमारे पास में, S2P का वैल्यू है कैपिटल D ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2D स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस d बाय 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस देन ब्रैकेट ओपन d 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2D स्क्वायर ब्रैकेट y माइनस d बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला सही है? ये वाला ड्राइंग मिटा दे, ये वाला काम खत्म हो चुका है अब। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स, अब हम लोग लिख रहे हैं यहां पर सर डेल एक्स इज इक्वल टू, क्लास इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, सबसे बेसिक चीज कॉमन क्या है सर, डी कॉमन आ रहा है, तो डी को पहले बाहर निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे सर डी अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है मेरे पास, सर बचता है 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2D स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस d बाय 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 + 1 बाय 2D स्क्वायर ब्रैकेट y माइनस d बाय 2 का होल स्क्वायर। कुछ ऐसे जाएगा, कैंसिल ही होने वाला, सब नहीं कैंसिल होगा बेटा, दो चीज बच जाएगा, ये और ये बच जाने वाला है। हम बोलेंगे सर डेल एक्स इज इक्वल टू डी, अब इन दोनों को ओपन कर दो, क्या निकल के आ रहा है 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2D स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस d बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 2D स्क्वायर ब्रैकेट y माइनस d बाय 2 का होल स्क्वायर। कह दो सही है, ऑल स्टूडेंट्स कह दो ये वाला लेक्चर, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें से कट क्या हो रहा है फटाफट बताओ। हम बोलेंगे सर 1 और 1 खत्म, तो बचा क्या मेरे पास सर डेल एक्स इज इक्वल टू डी ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइडेड बाय 2D स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस d बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2D स्क्वायर ब्रैकेट y माइनस d बाय 2 का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है 1 बाय 2D स्क्वायर, उठा के बाहर कर देंगे, लगाएंगे सर डेल एक्स इज इक्वल टू डी 1 डिवाइडेड बाय 2D स्क्वायर, कितना आ रहा है, हाँ शाबाश ठीक है, ठीक ठीक ठीक, निकल के कितना आया हमारा y प्लस d बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस d बाय 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कैंसिल हो गया, d और d कैंसिल हो गया, आएगा 1/2d। इसको हम लोग a प्लस b का स्क्वायर या a स्क्वायर, यस इसको काट दो, लिखाएंगे सर y प्लस y स्क्वायर प्लस, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर हम एक फॉर्मूला तोड़ के दिखा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कई बच्चा लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद होगा, ठीक है, तो हम लोग वैसे भी तोड़ सकते हैं, तोड़ के कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लगाएंगे सर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे प्लस 2y बाय 2 a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, चाहे तो ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं पर हम 2 स्टेप ले रहे हैं, आप चाहो तो स्किप कर दो। लगाएंगे सर y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस 2y d बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, क्लियर है, यहां से 2 और 2 कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2d ब्रैकेट, लगाएंगे सर y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस yd माइनस y स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4 प्लस yd, इसमें से कैंसिल क्या हो गया y स्क्वायर कैंसिल, d स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास 1/2d इंटू yd प्लस yd कितना हो जाएगा 2yd हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल एक्स किसके बराबर हो गया हमारा सर yd बटा कैपिटल D के क्या हो गया है बराबर हो गया है। क्या तो ये वाला बात समझ में आ गया। अब ये तो निकल के आया डेल एक्स, अभी डेल एक्स से हम लोग कुछ और बड़ा चीज तो फाइंड किए नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल क्या रहे थे उस ट्राइंगल, मतलब वो जो हमारा ड्राइंग था उसके अंदर हमको निकालना क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द ब्राइट फ्रिंजेस, यानी हमको y निकालना है, हमको क्या निकालना है y, और y के टर्म में कोई भी डेल एक्स तो आ नहीं रहा था, तो डेल एक्स को हम लोग क्या मान सकते हैं फटाफट बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी ब्राइट और डार्क के लिए डेल एक्स का वैल्यू तो ऑलरेडी डिफाइंड है, याद आया कि नहीं याद आया, तो हम लोग को वही डेल एक्स का वैल्यू फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए बना के यहां डालेंगे और y अलग करके निकाल देंगे नया फॉर्मूला, और फिर डिस्ट्रक्टिव के लिए जब बनाएंगे तो डेल एक्स का वैल्यू डिस्ट्रक्टिव के लिए याद है 2n-1 लैम्डा बटा 2, कल ही प्रूफ किए थे, उसको उठा के यहां डालेंगे और y निकालेंगे उस टर्म में,
फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 0, फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल्स टू 2 एंड डॉट डॉट डॉट, देन आवर फाइनल रिजल्ट विल कम। फिर उसके ऊपर एक फाइनल ग्राफ बनाएंगे। समझ में आ गया? तो क्लास यहां तक अगर सबका हो गया तो ये वाला पार्ट मिटा के फिर वो वाला सेक्शन शुरू कर रहे हैं। लिख रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स। अब लिखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरे बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है फटाफट बता दो। ब्राइट स्पॉट होता है या मैक्सिमा होता है? और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होता है फटाफट बता दो। आइदर क्रेस्ट और क्रेस्ट और ट्रफ और ट्रफ। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम बोलेंगे क्रेस्ट और ट्रफ है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क, कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट। कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमा, डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमा। आई थिंक बात समझ में आ गया। तो हम लोग पहला टॉपिक पिक कर रहे हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरे बच्चा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है इसको यहां ध्यान से देखना। ये वाला पार्ट अगर हो गया तो मैं मिटा देता हूं। किसका नहीं? कोई बात नहीं, बगल से कॉपी कर लो। स्मॉल डी बटा कैपिटल डी, ये डेल एक्स का बेसिक टर्म था जो हम लोगों ने निकाला YDSE के लिए। अब हम बोल रहे हैं ये हमारा वो स्क्रीन है, ये हमारा क्या है? स्क्रीन। स्क्रीन के बीच में ये पोजीशन किसके लिए था? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। प्लीज लिख डाल लो इसको, इसको अलग से सेक्शन बनाना, ठीक है? अब हम लोग यहां पे फॉर्मूला सेट करने वाले हैं, ठीक है? वहां पे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं और यहां पे उसका डायग्राम बना रहे हैं। क्लास अब इसमें ब्राइट स्पॉट को मैं रेड पेन से डिनोट कर रहा हूं। ये पॉइंट हो गया B1, ये पॉइंट हो गया B2, ये पॉइंट हो गया B3, सेम एज नीचे की तरफ। ये पॉइंट हो गया B1, ये पॉइंट हो गया B2 और ये पॉइंट हो गया हमारा B3। कह दो ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया ना? B1, B2, B3 क्या है हमारा? ये हमारा ब्राइट फ्रिंजेस है और वो सेंटर में क्या है हमारा? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। ये पॉइंट किसका बता रहा है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में। अच्छा, अगर डायग्राम को हम रीड्रॉ करते तो यहां पे क्या था हमारा? ये हमारा था स्लिट और यहां पे क्या था हमारा? सोर्स। ये पॉइंट हमारा S1 और ये पॉइंट हमारा S2। कह दो क्लियर है? अब फॉर्मूला पे आते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग क्या बोलते थे सर? ब्राइट स्पॉट। दूसरा क्या नाम से बुलाते थे? मैक्सिमा। नाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल एक्स का वैल्यू कितना होता था? डेल एक्स इज इक्वल टू कितना था? फॉर्मूला बताओ। सिर्फ एन लैम्डा कि 2n समथिंग समथिंग की n लैम्डा? हाँ, तो कितना था इसका वैल्यू? वेरी गुड, n लैम्डा। हम लोग बोलेंगे अगर यहां पे वैल्यू बैठाते हैं हम लोग किसका? सिंस डेल एक्स इज इक्वल टू y कैपिटल D बटा स्मॉल d बटा कैपिटल D। अब डेल एक्स की जगह क्या लगा देंगे? n लैम्डा इज इक्वल टू y स्मॉल d बटा कैपिटल D। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y निकालने के लिए हम बोल देंगे n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। कह दो क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना जी? तो y का वैल्यू कितना निकल के आया है? इतना। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने जो ये पॉइंट P बनाया था, मैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कहीं पर भी जाऊं उसको मैं y बोलता था। हाँ या ना? पीछे वाला डायग्राम में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, चाहे डार्क सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से चाहे मैं ब्राइट तक जा रहा था तो उसको क्या नाम से बुला रहा था? y नाम से बुला रहा था। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं n इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 हो सकता है। क्यों 0 क्यों हो सकता है? क्योंकि ये किसके लिए था? ब्राइट स्पॉट के लिए। तो ब्राइट स्पॉट के लिए n इक्वल्स टू 0 ले सकते थे, पर डार्क के लिए n इज इक्वल टू 1 से ही शुरू करना है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन किसको डिफाइन करता है? n इक्वल्स टू 0 टर्म को। तो हम बोलते हैं कि अगर n इक्वल्स टू 0 होता है तो उस केस में y इज इक्वल टू कितना फॉल जाएगा? n लैम्डा d बटा स्मॉल d। तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। क्या मैंने बात समझ में आ गया? तो ये डिस्प्ले, ये वाला y जो है ये क्या आ गया है? 0। यानी दिस इज द कंडीशन फॉर किसके लिए कंडीशन है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए ये वाला कंडीशन हमारा बन जाता है। कह दो ये वाला बात सबको समझ में आ गया? ये हमारा कंडीशन किसके लिए है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए। नाउ सेकंड नंबर,
क्लास अगर n का वैल्यू हम 1 लेते, मेरे बच्चे एक बार बता दो, n का वैल्यू अगर 1 होता है, n का वैल्यू 1 होता है, तो याद रखो y के लिए क्या ले रहे हैं, y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d, n का जगह 1 पुट करना है, यानी y इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो हमारा B1 है, यहां का दूरी हमारा कितना होगा सर, y इज इक्वल टू, यानी कि y1 इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। हाँ या ना, हाँ या ना। अगर हम बोलते हैं मान लो कि यहां पर डार्क होता, ये क्या होता डार्क, बिना फॉर्मूला प्रूफ किए, डार्क तो एकदम सेंटर में है, दो ब्राइट के बीच का क्या था डार्क। अगर हम आपसे सिंपल भाषा में पूछते हैं, प्रूफ करेंगे फिर बाद में जब डार्क बना रहे होंगे, पर अभी आप बताओगे यहां से यहां तक का दूरी कितना होना चाहिए, बोलो पूरा बोलो हमको, लैम्डा D बटा 2D। आया बात समझ में, क्योंकि वो y1 का क्या हो गया है, हाफ हो गया है। आया समझ में, इसको प्रूफ करेंगे, अभी तो प्रैक्टिकल दिखा, फिर प्रूफ भी लगाएंगे इसका। तो हम बोलेंगे कि सर इसका फॉर्मूला y के लिए क्या निकाल देंगे सर, लैम्डा कैपिटल D बटा 2D। आया बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, हाफ है, इसका क्या है हाफ, यानी दो ब्राइट के बीच में क्या आ रहा है डार्क, तो दो ब्राइट के बीच का दूरी कितना था, लैम्डा D बटा स्मॉल d। लैम्डा कहने का मतलब क्या था, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। कैपिटल D का मतलब क्या था, स्क्रीन और स्लिट के बीच का दूरी, और स्मॉल d का मतलब क्या था, दो स्लिट्स के बीच का दूरी, यानी दो होल्स के बीच का डिस्टेंस। क्या मेरा बात समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां पे ये y1 है, ये y1 है, मान लो हम यहां थर्ड पॉइंट पे लिख लेते, मेरे बच्चा n इक्वल्स टू 2 लिख रहे होते, प्लीज ध्यान देना, n इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं 2। अब हम किसका बात कर रहे हैं, सेकंड ब्राइट फ्रिंज का। जवाब आना चाहिए, अंतरा जवाब दो बेटा, y2 इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। कितना वैल्यू, n का जगह क्या पुट करेंगे 2, तो बताओ y2 इज इक्वल टू n का जगह 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल रिजेंबलेंस क्या हुआ समझना, ये y2 जो निकाले हैं इसका प्रैक्टिकल रिजेंबलेंस ये है सर, सेंट्रल ब्राइट से यहां B2 तक का दूरी। आया बात समझ में, कहां से दूरी उठाए हैं, सेंट्रल ब्राइट से, हाँ इसलिए 2 टाइम्स हो गया, कहां से उठाए हैं सेंट्रल से। अच्छा एक बात बताओ, ये होता तो कितना होता, पर उसको कहां से नाप रहे हैं, सेंट्रल ब्राइट से। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो हम बोलेंगे सर यहां से है ये y2 इज इक्वल टू कितना होता सर, 2 लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। आया बात क्लियर। तो एक बात बता दे, ये B2 B1 के बीच का दूरी कितना होता, लैम्डा D बटा स्मॉल d। क्यों, हम बोलेंगे अगर ये निकालना होता y इज इक्वल टू, तो इक्वेशन क्या होता, y2 में से y1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, इसमें इसको घटा देंगे तो ये निकल के आएगा, तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे सर 2 लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d माइनस लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। कुल मिला के कितना निकल के आता, 2 में से 1 गया 1, यानी लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। तो एक बात तो क्लियर है, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का दूरी लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का दूरी कितना होगा, लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। एक बात बता दो, इन दोनों के बीच का दूरी का फॉर्मूला बताओ। अब भूल जाओ जो हम लोग फॉर्मूला प्रूविंग किए, अब आपके दिमाग में एक चीज तो सेट हो गया, सर यहां से यहां तक का बीच का दूरी कितना होगा, लैम्डा कैपिटल D बटा स्मॉल d। इन दोनों के बीच का दूरी बता, लैम्डा D बटा स्मॉल d। इन दोनों के बीच का दूरी बता, लैम्डा D बटा स्मॉल d। अच्छा छोड़, हम बोलेंगे पूरा यहां से यहां तक का बता दे, शाबाश 3। आया बात समझ में, आया बात समझ में। तो जब न्यूमेरिकल बना रहे होंगे तब हम आपको न्यूमेरिकल में बोलेंगे द थर्ड फ्रिंज, द फोर्थ फ्रिंज, n इक्वल्स टू, हाँ फिर n इक्वल्स टू पकड़ेंगे, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला पुट नहीं करेंगे, ये उठाना n का वैल्यू थर्ड फ्रिंज, 3 फोर्थ फ्रिंज, हाँ फिर B3 के लिए निकाल रहे होंगे। न्यूमेरिकल में अभी करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा।